हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग के मामले पर और इस हवाले से आपको बताएंगे पाकिस्तान को किस मुश्किल का सामना है, वो कौन से दो अहम फैसले हैं जो पाकिस्तान ने करने हैं, वो कौन सी दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पाकिस्तान फंस चुका है। फिर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल बदल दिया गया है, इस पर क्या बड़े बड़े सवाल हैं जो पैदा हो गए हैं, इसके असरात क्या होंगे वो भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से दो जाने माने वकला मियाँ बीवी हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी, उनकी ज़मानत का क्या मामला है, ज़मानत के हवाले से क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है। आइए इन सारे इश्यूज़ पर बात करते हैं। एजाज, इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। बारिशें हल्की फुल्की हो रही हैं और तवक्को यही की जा रही है कि एक हफ़्ता पूरा बारिशें रहेंगी। तो इस्लामाबाद तो बारिशों में जो है ना वो बड़ा रंगीन हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अल्लाह रहम करे मुल्क के बाकी हिस्सों में बारिशें जो हैं उनसे कोई अल्लाह ताला करे कि खैर का ही पहलू निकले, कोई ख़राबी बर्बादी ना हो। जिस तरह से सैलाब आ जाते हैं, अर्बन फ्लडिंग एक नया अब एक हमें मिल गया है, जो है क्लाउड ब्रस्ट होना शुरू हो गए हैं और अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा बारिशों से बड़ी तबाही हो रही होती है। तो इस्लामाबाद में आज आपने देखा था कि कैसे बादल मारगला हिल्स के साथ साथ मूव हो रहे थे। बड़ा यार सीन था। नहीं, कोई शक नहीं। वो कहते हैं मौसम था खुशगवार तुझे सोचते रहे। आज तो मौसम इतना, जैसे कहते हैं रोमांटिक मौसम था कि क्या बताऊं। वैसे मैं आपको आसिफ तुम्हें बताऊं, वो तुमने फिर वो सैलाब वाली बात कर दी। हम ना असल में इतने बीमार हो गए हैं ना ज़हनी तौर पे भी, हम हर चीज़ नेगेटिव देखते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक बड़ा खुशगवार वाक़या हुआ आसिफ। आज ना मैं, मौसम खुशगवार था तो वो हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया, कोई मामला था, सेक्रेटेरिएट जाना था। तो मैं सेक्रेटेरिएट चला गया इस्लामाबाद के। तो मुझे ना जब मैं सेक्रेटेरिएट के अंदर आसिफ दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि आज छुट्टी है, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, बी ब्लॉक में गया था, सॉरी। तो मैं हैरान रह गया कि यार गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, कोई शोर नहीं है, लोग गैर ज़रूरी तौर पर खड़े नहीं हैं। अच्छा, और फिर बड़ी खूबसूरत क्यारियाँ लगी हुई हैं, घास लग गई है, लाइट्स लगी हुई हैं। ये इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। और गाड़ियाँ जो है ना गैर ज़रूरी तौर पर पार्क नहीं है, हर जगह पे पार्क नहीं है। तो मैंने पता किया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कोई छुट्टी छुट्टी? उन्होंने कहा जी नहीं, छुट्टी छुट्टी नहीं है, जो गाड़ियों की पार्किंग है ना वो अलग कर दी गई है। तो वो वहाँ पर साइन बने हुए थे गाड़ियों की पार्किंग के। तो मैंने जाके अपनी गाड़ी खड़ी की, मैंने दोबारा गौर किया तो देखा तो बड़ी खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना तज़ीनो और रैश का काम जारी था। तो मैंने पूछा ये किसने करवा दिया है ये? तो मैं, इतना अरसा हो गया है जब से जर्नलिज्म शुरू किया, हम सेक्रेटेरिएट आते हैं। तो पता ये चला कि जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं ना तौकीर शाह, वो उन्होंने एक तो गाड़ियों का सिलसिला ख़त्म करवा दिया है, माहौल को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने घास लगवा दी है, बैठने का अरेंजमेंट करवा दिया हुआ है, साए का अरेंजमेंट करवा दिया हुआ है, बाहर से जो लोग आते हैं उनके बैठने का अरेंजमेंट करवाया है। तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट हैं उनमें, और पर्टिकुलरली सेक्रेटेरिएट में जो बाहर से लोग आते हैं, वो उनका कोई तासुर अच्छा नहीं जाता, मुश्किलों में आते हैं, मजबूरियों में आते हैं। तो उनके लिए ये इंतज़ाम हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी उन्होंने सेक्रेटेरिएट के माहौल को भी रोमांटिक बना दिया। जी जी, कोई शक नहीं। अच्छा एजाज, इस्लामाबाद की जो बारिश और बादल है ना, इस पे शायर ने शायद कहा था कि इस शहर के बादल हैं तेरी जुल्फ़ों की मानद, वाह, ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते। वाह। वैसे तो बारिश आग बुझाने के उसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन ये तो हम इस्लामाबाद के दिलजलों की बात कर रहे हैं। जब से इस्लामाबाद में वो बड़े साइज़ के ओले पड़े हैं ना, जो ही बादल आते हैं ना, तो पहले जो शहरी मारगला हिल का रुख करते थे या बहुत सारे लोग समोसे पकोड़े की दुकान का रुख करते थे, अब वो गाड़ियों को किसी साए के नीचे घुसाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसे ओले दोबारा ना पड़ जाएं। और मौसमियाती तब्दीलियों का क्योंकि पाकिस्तान 7वें नंबर पे मुतासिर हो रहा है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो टेम्परेचर के हवाले से और हीट वेव के हवाले से हमारा जो इंडेक्स है बाकी दुनिया से ज़्यादा तेज़ है। तो
मौसम जो कभी प्लेजेंट, हम हमारे मौसम जो होते हैं उसके साथ ही हमारा मिजाज भी जो है वो ऊपर मूव नीचे होता जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जो मौसम है वो शदीद होते जा रहे हैं और अल्लाह रहम करे। और ये इतना संगीन इशू है कि हमें फौरी इक़दाम अब लेने होंगे माहौल को बचाने के लिए, वरना कहीं हम इस मौसमियाती तब्दीली के अंदर बह ही न जाए। लेकिन आसिफ इसमें ना जो बहुत अहम काम करने वाला है ना कि हमारी जो अहम पोजीशनों के ऊपर लोग तैनात हैं, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह, कमिश्नर्स वगैरह, ज़िली हुकूमतें तो उस तरह से मौसर नहीं हैं, काश वो होती, हम उस लेवल पे बात करते, वो दुरुस्त चीज़ें करें और प्लांटेशन करें जो माहौल के मुताबिक, उस सॉइल के मुताबिक प्लांटेशन करें। अब ये जो मैंने तौकीर शाह की आपको एग्जांपल दी कि ये ख़ुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, PAS के हैं, फिर आजकल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, इन्होंने जो अपना दायरा कार था उसके तहत तो कर दिया। क्या ये अच्छा होता? CDA ये काम करता, CDA ने तो दरख्त काट के रख दिए। खैर ये लंबी बात। अब जो है ना, अब ये हमें माहौलियाती जो सूरत हाल है तब्दीलियों की, इसमें ये चाहिए वाला सीगा नहीं। अब हमारे पास 1 डेढ़ दहाई शायद आखिरी है डैमेज कंट्रोल करने की। अब इसको हम रिवाइव तो उस तरह करने में बहुत टाइम लगेगा, तो अब इस पर जंगी बुनियादों पे काम की ज़रूरत है। तो एजाज़, खैर ये माहौल की बात तो चलेगी, मुझे बताएं खित्ते का माहौल कैसा है? अपना हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को आग लगी है। ईरान ने कहा है कि एक भी यहाँ से टैंक नहीं गुजरने देंगे अगर ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे। और इसी तरह कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त लिख दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप पहले बताएं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो आँख मचोली जारी है वो कहाँ तक पहुँची? देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान आँख मचोली नहीं, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो चुकी है। ईरान हर उस जगह पे अटैक कर रहा है जहाँ से ईरान का दावा है कि उसको अटैक किया गया है। कुवैत को खुसूसी तौर पे अटैक किया जा रहा है, बहरीन को खुसूसी तौर पे अटैक किया जा रहा है, और जॉर्डन में भी कुछ अटैक हुए हैं। कुवैत की जो एनर्जी की फैसिलिटीज़ थी और वाटर के जो प्लांट्स थे, जो जहाँ पे पानी साफ़ करके उसे पीने के काबिल बनाया जाता है, उनको अटैक किया है आज। और ख़ित्ते में दोबारा एक बहरान की सी कैफियत शुरू हो चुकी है जो कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने जा रही है। आपको पता है कि इस सारे तनाव का, इस सारी जंग का जो सबसे पहला असर है वो आपकी और मेरी जेब पे पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों के तयन का जो मैकेनिज़्म है वो चेंज कर दिया। रोज़ाना की बुनियाद पर ओगरा जो है वो उसकी कीमतों का ऐलान करेगा। लेकिन जो आज मैं सेक्रेटेरिएट में था तो हमारी कुछ लोगों से मुलाकातें हुई तो पता ये चला है आसिफ कि गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर पेट्रोल राशनिंग के ऊपर काम करने जा रही है। लॉकडाउन के ऊपर सीरियसली गौर किया जा रहा है कि लॉकडाउन करें और वर्क फ्रॉम होम का काम जो है वो दोबारा आगाज़ करें। तो इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में, और क्राइसिस ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग है। मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी हम भरपूर जंग में हैं। और ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि जी हमारा एक फ़ौजी मरेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, पूरा बदला लेंगे। ट्रंप भी अपनी भरपूर, जिसे कहते हैं ना, गैज़ो गज़ब का मुज़ाहरा या गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि कोशिशें पाकिस्तान की तो यही रही हैं कि अमन हो, लेकिन हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, और नुकसान हो रहा है मुझे, आपको और दुनिया के हर खित्ते को और हर शख्स को नुकसान होगा इसका। एजाज़, एक ख़त कतर ने UN को लिखा और उन्होंने कहा जी कि कतरी सरजमीन पर ईरानी जारहियत को कतर की कौमी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इसकी सलामती और इलाकाई सालमियत के ये बराह रास्त ख़तरा समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जी अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अपने शहरियों की जानों के दिफा के लिए किसी भी ज़रूरी और लाजमी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो किसी भी मुल्क का दिफा हक है अपने शहरियों के लिए, अपने ऊपर उसके अटैक हो तो वापस हमला करे। लेकिन अगर आपके मुल्क से किसी दूसरे मुल्क पे अटैक हो रहे हों, अगर अमरीकी वहाँ पे अड्डे हैं और वहाँ से भी अटैक होते हैं और वो वहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ ईरान का जो उसके साथ लड़ाई में है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या अपने शहरियों का दिफा ईरानी लोग हुकूमत का भी हक है या नहीं? अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा ईरानी हुकूमत का भी हक है या नहीं? ये वो सवाल हैं जो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर दुनिया का कोई ज़मीर होता तो वो अमेरिका से पूछ रहे होते कि आप क्यों अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। लेकिन यूनिलैटरली जो है वो अमेरिका हमला करता है।
जहाँ पे उसके, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के ऊपर बराह रास्त तो ईरान अटैक ही नहीं कर सकता, कोई ऐसे मिसाइल हमारे इल्म में नहीं है कि उनके पास हों, तो जाहिर है वो जहाँ जहाँ उसको अमरीकी मफादात नज़र आएंगे या अमरीकी फ़ौज बराह रास्त बैठी है वो उन्हीं को अटैक करेगा। तो अब ये जो आपने जिस तरह बताया कि खित्ते के बहुत सारे मुल्कों में अटैक बढ़ गए हैं, तो खदशा इसी चीज़ का है कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। आसिफ, ये जो कतर है ना, कतर तो आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ एक मुसालतकार था जी, मुसालित और ठीक बड़ा है, अहम रोल, और बड़ा अहम रोल था। अब कतर ने अगर ख़त लिख लिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कतर मुसालत के अमल से बाहर हो गया, और पाकिस्तान की तरफ से भी इस दफ़ा वो जोशो जज्बा नहीं दिखाया जा रहा जो पहले था। अब होने क्या जा रहा है, वो बड़ी अहम, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए होने ये जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर कोई बड़ा अटैक हो जाता है और सऊदी अरब डिसाइड कर लेता है कि हमने अटैक करना है ईरान को, यानी डेक्लरेशन ऑफ वॉर कर देता है ईरान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा? पाकिस्तान एग्जैक्टली सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का उनके साथ मुआहदा है। आल दो के पाकिस्तान ने कन्वे किया है। मेरा ख्याल है ईरान इसीलिए बराह रास्त सऊदीया पे हमला नहीं कर रहा, वहाँ उसी बागियों के ज़रिए हो रही है कार्रवाई, लेकिन ईरान बराह रास्त वो जानता है कि ये खित्ते अगर सऊदीया के ऊपर अटैक होगा तो फिर पाकिस्तान इसको अपने ऊपर अटैक समझेगा, जो एक मुआहदा भी है दोनों मुल्कों नहीं, के लेकिन दरमियान। अगर आप ये बताएं ना, देखें ना, कतर और मिडल ईस्ट के बाकी सारे ममालिक इकट्ठे होके सऊदी अरब को कहते हैं कि वो डेक्लरेशन ऑफ वॉर कर दे, और अगर सऊदी अरेबिया डेक्लरेशन ऑफ वॉर कर देता है तो पाकिस्तान तो फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। इन्होंने तो मुआहदा किया जो होगा। अभी हौसी बागियों के अटैक है ना, उस पे तो जो जॉइंट फोर्सेस है ना, वो जो बनी थी जनरल राहील शरीफ साहब वाली, वो तो उसके ज़रिए जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ही वार्न भी किया है कि आपने अगर बहरी नाकाबंदी की आप बात कर रहे हैं तो हम जो है उसको देखेंगे। लेकिन ईरान ने जो बयान दिए ना, ईरान ने क्या कहा जी, वो ईरान ने कहा जी कि अमरीकी हमले जारी रहे तो अपनाए हुर्मुज़ कभी नहीं खुलेगी, ठीक है। और इसराइल ने ये बात की है कि जी जो अपने सेंट्रीफ्यूजेस हैं ईरान, इनको 300 से 400 नीचे कोह कलंग के इलाके में मुंतकिल कर दिया है। यानी वो एक बड़ी लड़ाई के लिए ईरान के ऊपर माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पे भी 400 फुट नीचे अगर है तो वहाँ ऐसे बम मारे जाएं। यानी आप समझ रहे हैं कि इस वक्त इसराइल जो है, जो ये गेम ये चाह रहा है कि ईरान के ऊपर इतना ज़ोरदार अटैक हो जो उसकी ये इलाके का नाम ले रहा है, ताकि वहाँ पे और सेंट्रीफ्यूजेस और ये मामला तो आपको पता है इस दफ़ा भी एटम के जो हैं वो हल हो गए थे। ईरान ने बाज़ाब्ता, क्योंकि फतवा भी है पिछले जो इनके सुप्रीम लीडर थे कि इंसानियत की तबाही वाले बड़े हथियार जो हैं वो गैर शरई हैं, तो उसके बाद भी इस तरह की बातें करना, लेकिन इस सारे मामले की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और आने वाले वक्तों में लग यही रहा है कि खित्ते के अंदर जो है वो ये आग की चिंगारी जो है ये किसी बड़ी जो है होलनाक किस्म की आतिशदगी को ना हवा दे। देखिए जी, पाकिस्तान के लिए दो बड़े चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पेट्रोल की जो कीमत में इजाफा होगा, लोगों के गुस्से में और गैज़ में इजाफा होगा, उसे पाकिस्तान कैसे हैंडल करे, नंबर 1 चैलेंज। नंबर 2 चैलेंज ये कि अगर सऊदी अरेबिया डेक्लरेशन ऑफ वॉर कर देता है तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। आई विश कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ईरान के साथ वो बरूए कार लाएँ, अमेरिका के साथ बरूए कार लाएँ, दोनों होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है ईरान के जो वज़ीर दाखिला अभी पाकिस्तान में है, और वो वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान में है वो बायलैटरल टॉक्स हैं, वो कोई अमन मुज़ाकरात के लिए नहीं यहाँ पर आए, ठीक है। तो वी आर इन ए टेरेबल सिचुएशन। दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इस सारे का असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। आप सोचें ना कि अगर गवर्नमेंट जाके ईरान के ऊपर अटैक करेगी तो लोग जो पाकिस्तान के, उनका रिएक्शन क्या होगा। दूसरा, जो तेल के हवाले से हुकूमत खिलवाड़ कर रही है ना, देखें आप कीमत तो बढ़ा देते हैं, जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती थी और जब कम हुई तो आपने पहले तो रिलीफ नहीं दिया और फिर थोड़ा दिया, अब आपने डेली बेसिस पे कर दिया। एक दिन 7 रुपये कीमत बढ़ाई है, दूसरे दिन 35 रुपये कम कर रहे हैं। तो ये सारे वो इकदाम हैं जिस पे लोग बाहर आ सकते हैं, और ये तेल की कीमतों से प्ले करना हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। ये हम बड़ा साहब, आप ऑलरेडी इतनी बड़ी लेवी ले रहे हैं, 125 रुपये के लगभग आप लेवी ले रहे हैं, तो आप क्यों अब इसके ऊपर बदमाशी कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर ये जितनी ये बातें कर रहे हैं ना कि लॉकडाउन और ये अगर तेल की कीमतों को इन्होंने रैशनलाइज ना रखा तो ये वो नुकता हो सकता है जिसमें वाकई लोग बाहर नहीं, लेकिन आसिफ कैसे रैशनलाइज रखें भाई, जब आपने कीमतें कम हुई थी तो आप पूरा उसका देते लोगों को रिलीफ। नहीं, अभी तो वो नहीं हुई ना।
मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर एजाज, अभी मैं ये कह पेट्रोल रहा की हूँ कि कीमत ऊपर जाती है एजाज 138 रुपये कीमत बढ़ी थी ना एक दिन में, जी, तो कम जब हुई है तो 80 रुपये हुई है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि फिर कीमत तो आप जब आप कह रहे थे कि हमारे पास 26 दिन का फ्यूल पड़ा हुआ है, आपने कीमत बढ़ा उसी दिन दी, लेकिन जब कीमतें कम हुई तो आपने कहा जी हफ्ते बाद कम होंगी कि 3 माह का लेते हैं, और इस तरह की बातें लोग शदीद माइंड करते करते हैं, कोई हैं। शक और ये नहीं। कोई ऐसा ज़माना नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं, समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आप वाली बात को आज भी नाफज करें ना, तो तब भी ये बचते नहीं हैं। आज अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जाती है, फ़र्ज़ करें 200 रुपया ऊपर बढ़ती है, और पाकिस्तान में आपने 200 रुपया ऊपर बढ़ाना है, आप 100 रुपया छोड़ दें, अपनी लेवीज़ भी छोड़ दें, तो 100 रुपया तो बढ़ाएंगे आप ना, लेवी बढ़ेगा ना। आपने इतनी हैवी लेवी रखी हुई है कि अब आपको या तो उसे कम करना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अपनी लेवी जो है वो ख़त्म भी कर दें, तो तब भी ये फंस गए। सारी टैक्स कलेक्शन का इन्हिसार उसके ऊपर आई है। नो, मैंने कहा फ़र्ज़ कर लें आप ख़त्म भी कर दें, तो तब भी आप फंस गए। समझ रहे हैं ना बहरहाल मेरी ये बात? पहले जो यहाँ पे चलाकियाँ लोगों के साथ हुई हैं ना, वो शदीद लोगों ने माइंड की। ऐसा ही। अच्छा एजाज, आप मेरा ख्याल है कुछ बात कर ली जाए कश्मीर के इलेक्शन की। जी हाँ, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जी हाँ, ठीक है जी, उन्होंने आज अपनी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कश्मीर के इंतखाबात डिले किए हैं, 3 हिस्सों में होंगे। 27 को जो इंतखाबात होने हैं वो होंगे, लेकिन वो मीरपुर डिवीज़न के होंगे, ठीक है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के लिए पोलिंग 2 अगस्त, इसी तरह इधर पाकिस्तान में जो 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की उसको भी 2 अगस्त, और पुंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी, ठीक है जी। और वो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इलेक्शन जो हैं वो शफाफ होंगे, और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ये डिले किया गया है, और आलमी मुबसरीन और साफ़ियों को इलेक्शन कवरेज की मुकम्मल इजाज़त होगी। अब एजाज़, ये एक ऐसा मामला है कि जब जम्मू और कश्मीर में आपको पता है कि इलेक्शन के हवाले से बिलावल कह चुके हैं कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो इलेक्शन के हालात ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ जिन्हें 18 तारीख को जाना था, वो अभी तक वहाँ पे अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सके, और यकीनन वो भी जाएंगे तो आटे और दाल का भाव उन्हें ग्राउंड में लगता है कि मालूम हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये 3 मरहलों में करने से क्या अवामी हिमायत हासिल हो जाएगी? आसिफ, इससे भी सीरियस बात है, ये जो बात आपने फरमाई ना, इससे भी ज़्यादा सीरियस बात है। बात ये है कि जो मुजफ्फराबाद में ये फ़ैसला हुआ है, आज़ाद कश्मीर की जो तारीख़ है उसमें कभी भी इस तरह का फ़ैसला नहीं हुआ, कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि इलेक्शन आप तोड़ के करें, कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा आपने किया है। क्यों किया है? पहले मरले में मीरपुर डिवीज़न में आप इलेक्शन करवा रहे हैं, 13 नशिस्तें हैं कमोबेश मीरपुर डिवीज़न की, ये 27 जुलाई को होंगे। दूसरे मरले में मुजफ्फराबाद में 9 सीटें हैं मुजफ्फराबाद की। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होंगे 2 अगस्त को, और उसी तारीख को 2 अगस्त को ही 12 नशिस्तें जो महाजरीन की हैं उनके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। कम अज़ कम ये तकरीबन 33-34 नशिस्तें हैं ये जो बन जाती हैं, ठीक है। 34 नशिस्तों पे इलेक्शन पहले होगा, और सबसे एंड पे आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं पुंछ डिवीज़न में, जिसकी 11 के करीब नशिस्तें हैं। और पुंछ डिवीज़न कौन सी है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एहतजाज कर रहे हैं। रावला कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, आज भी एहतजाज कर रहे हैं 11 बंदे। यानी कि मीरपुर डिवीज़न जो कि प्रीडोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि सिचुएशन इलेक्शन की टर्नआउट कम है, मीरपुर डिवीज़न को आप पहले इलेक्शन में उतार रहे हैं, वहाँ से आप कोई भी एक जमात मतलूबा नताइज हासिल करेगी, नून लीग की ख्वाहिश होगी कि वो मतलूबा नताइज हासिल करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत में रही है, उसके ख़िलाफ़ नताइज आ जाएं। फिर आसिफ, मुजफ्फराबाद और 12 नशिस्तें, यानी कि जो मुतनाज़ा तरीन 12 नशिस्तें हैं उसके ऊपर उसे आपने दूसरे मरले में रख दिया। होना तो ये चाहिए था कि आप ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं इनको आप तीसरे मरले में रखते, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में और पुंछ डिवीज़न में एक ही वक्त में आप इलेक्शन करवाते। आपने ये नहीं किया, डंडी मार रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। वो कैसे? वो ऐसे
कि वो ये कहते हैं कि ये जो मीरपुर डिवीज़न है इसमें नून लीग का असर रसूख मौजूद है, नून लीग शायद वहाँ से नंबर ले जाए, और 12 जो नशस्तें हैं 12 में से 9 नशस्तें तो पंजाब के अंदर है जहाँ पर इलेक्शन डीसी ने करवाने हैं या ज़िली इंतज़ामिया ने करवाने हैं। और अगर ये 33 नशस्तों के ऊपर पहले ही एक जमात, कोई भी जमात, मैं नून लीग के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर ना किसी और जमात के ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें नून लीग जीत जाती है जी, इन पहले 2 मरलों में जीत जाती है इन सीटों में से अक्सरियती नशस्तें, ठीक है, फिर रह जाएगी पूंछ में तो स्प्लिट मैंडेट आएगा। हो सकता है पूंछ में पीपल्स पार्टी नंबर ना ले सके या नून लीग नंबर ना ले सके, पॉसिबल है ना, या वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा आ जाएं, ये भी हो सकता है, टर्नआउट कम होगा। तो ये तो सीधा सीधा आपने एक ऐसा रूल ऑफ द गेम मुतारफ़ करवाया जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अब सरदार याकूब हैं, ये साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, पीपीपी के पार्लिमानी रहनुमा हैं, इन्होंने एक ख़त लिखा किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन मुलतवी करें, जब तक रियासत में अमन आमा का सूरत हाल क्लियर नहीं होती इलेक्शन ना करवाएं। अब ये जो ख़त है पीपल्स पार्टी लिख रही है इनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ज़ाहिर है उन्होंने तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये इलेक्शन ना करवाएं जनाब। क्यों ये पीपल्स पार्टी कह रही है? आपने जो रेफरेंस दिया बिलावल भुट्टो का, आपने कहा जी बिलावल तो कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन वाला माहौल ही नहीं है। क्यों पीपल्स पार्टी क्लियरली कह रही है कि पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लोग गुस्से में, लोग एंगर में हैं। और एंगर किस बात पे है, लोगों को ज़्यादा एंगर किसके ऊपर है? पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने वो फैसला किया नहीं, वो फैसला किया या नहीं किया, लोगों को गुस्सा पीपल्स पार्टी के ऊपर तो है, इनकम्बेंसी फैक्टर, तो लोग ऑटोमेटिकली इसको वोट देंगे, नून लीग को वोट देंगे ना। तो अब पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश क्या होगी कि ये इलेक्शन ना हो। लेकिन जिस तरीके से आप इलेक्शन करवा रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन को मुतनाज़ा कर देना चाहते हैं। हिंदुस्तान वाले पता है आपको, इलेक्शन वो मरहलावार करवाते हैं, और वो मरहलावार जब इलेक्शन होते हैं तो फिर एक दफ़ा वो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। यहाँ पर तो ये काम नहीं हो सकता, यहाँ तो ये तरीक़ाकार नहीं है। अगर 27 जुलाई के इलेक्शन में नून लीग फतह याब हो जाती है या इवन पीपल्स पार्टी फतह याब हो जाती है, तो बाकी लोगों को क्या मैसेज जाएगा? ज़हन बनाने वाली बात है। दूसरी पार्टी की अक्सरियत है। जी हाँ। अच्छा एजाज, अजीब बात है, मुझे कश्मीर के मामले को लेके ना मुझे अजीब बेचैनी होती है, और मुझे एक ऐसी खामोशी उधर लग रही है कि जिसका कुछ बड़ा बुरा होना जा रहा है, अल्लाह माफ़ी दे, और उससे पहले की एक सूरत हाल होती है। और पता नहीं, मुझे एक बात का अफसोस भी होता है, हम कितने दिनों से कश्मीर पे बात करते हैं यार, तो आप और मैं जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्यों नज़र नहीं आती, स्टेट को क्यों नज़र नहीं आती, क्यों उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं। आप मुझे बताएं, जिस तरीके से कितने माह से ये चीज़ें डील हो रही हैं, कोई उसमें बेहतरी खैर का पहलू क्यों नहीं निकल रहा? अगर आप सही समत में जा रहे हैं तो मामला तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। तो एजाज़, जो चीज़ आप और मैं देख रहे हैं वो स्टेट को क्यों नज़र नहीं आती? मेरा ख्याल है जो स्टेट की वहाँ आंखें हैं, कान हैं, और जो नाक है जिससे वो देखते, सुनते या स्मेल करते हैं, शायद वो प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहा स्टेट, या शायद वहाँ पे जो मैं बार एक बात करता हूँ ना कि ताकत के एक जोम के तहत चीज़ें सोची जा रही हैं, प्लान की जा रही हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है अल्लाह माफ़ी दे, कोई बड़ा सान्य ना हो जाए। आसिफ, वो कहते हैं ना, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू इन्हें नज़र आता है, लैला इन्हें मजनू नज़र आती है, लैला इन्हें नज़र आता है, लैला नज़र आता है। ठीक है। तो इशू ये है कि बड़ी अफसोस की बात है, और जिस तरीके से ये इलेक्शन का शेड्यूल उन्होंने चेंज कर दिया है, एक वक्त में इलेक्शन होते, आपको पता है ना आसिफ कि ये तो एक लेसन है तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का भी एक लेसन है। आपको याद है ना कि जब हमने इलेक्शन 1 तारीख को नहीं करवाए थे सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, तो फिर इलेक्शन बायकॉट हो गया था भुट्टो साहब के दौर में, याद है ना आपको? बायकॉट हो गया था, सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन ही नहीं हो सका था। हाल तो भुट्टो साहब ने भी जो इलेक्शन करवाए थे वो धांधली वाले थे, वो उनके ऊपर सवालात हैं, ठीक है। लेकिन आपने
ये क्यों मावराए आइन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लोगों को और शकूक व शुबात में डाल रहे हैं? सारे इलेक्शन में आम आदमी तो इससे आउट है और आप जी। उसको लाने की बात नहीं कर रहे। खैर एजाज, अगले टॉपिक पे चलें, आप कुछ और कहना चाहते हैं? आसिफ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ज़्यादती किया है। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उसके बारे में आंखें और कान बंद किए और अगले मरले में चले गए। इसका नुकसान होगा, आज़ाद कश्मीर को होगा, पाकिस्तान को होगा और हमारे अवाम को होगा, जिन दोनों में बड़ी मोहब्बत है, जो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। आसिफ, मुझे ये बताएं कि हमारी बहन है और हमारा भाई है हादी अली चट्ठा, ईमान मज़ारी, वो जेल में। तो आज एक उम्मीद पैदा हुई है, एक अच्छा दिन भी है, आज सालगिरह का दिन भी है हमारी बहन का, ईमान मज़ारी का। तो कुछ बताएं ना, ये क्या हुआ है? एजाज, मेरे पास ये खबर है कि आज बिलाखिर 7 माह के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। हुआ क्या, आज सुप्रीम कोर्ट में केस था कि हाई कोर्ट हमारे आपके हुक्म की हुक्मअदूली कर रही है जनाब सुप्रीम कोर्ट। 4 माह से ज़्यादा जो आपका हुक्म है उसके बावजूद केस नहीं फिक्स हो रहा। आज इस चीज़ की समाअत थी। ठीक। तो आज जब समाअत शुरू हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उन्होंने कहा जी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया जी 24 तारीख। ठीक है, हाई कोर्ट में जी। तो अब अदालत ने कहा जी कि ठीक है, फिर मुकर्रर हो गया तो समाअत तो इसी पे थी, हम मुलतवी करते हैं। उन्होंने कहा, जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत की वजह से ही मुकर्रर हुआ है केस। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो थे उन्होंने कहा जी कि इस केस में इंसाफ हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही मिलने की तवक्को है, हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। और हम इस पे जो है अदालत ने कहा कि आप क्या कहते हैं कि हम इसका अगर समाअत मुलतवी करें तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट करें? इस तरह तो मुमकिन नहीं है, आप वहाँ पे जो भी फैसला है वो आ लेने दें। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा जी हमें इस पे कोई वो शुबा नहीं है, लेकिन हमें ये तवक्को है, हमें नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से आपके अहकामात को भी लेके चल रही है, हमें नहीं लगता कि इंसाफ के तकाज़े वहाँ पूरे हो सकेंगे। बहरहाल जो दरख्वास्त ये थी कि केस को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी किया जाए, वो अदालत ने नहीं मानी और उन्होंने कहा अगर वो गड़बड़ होती है तो आप फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो हमें दे सकते हैं। तो हम हाई कोर्ट की कार्रवाई पे जो है निगरानी जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा एजाज़, इसमें जो अहम बात है ना वो क्या है, अब देखें समाअत तो 24 को मुकर्रर हुई है, तो ये 1 से 2 समाअतों में डिसाइड हो जाना चाहिए उनका मैटर जो अपील का है। लेकिन बाज़ सीनियर कानूनदानों ने कहा है कि जिस तरह हाई कोर्ट इस सारे मामले में फरीक नज़र आता है, जिस तरह से 7 माह बाद ये दरख्वास्तें लग रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 माह से अहकामात थे, उसको जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, तो इम्कान यही है कि शायद समाअत हो और किसी वजह से मुलतवी कर दी जाए और फिर अगस्त में छुट्टियाँ अदालती और छुट्टियाँ फिर बाद में चला फिर ये इल्तवा का शिकार हो जाए और अदालती छुट्टियाँ, तो इसमें कोई वो ऐसी कानूनी बार भी नहीं आएगी। तो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अब उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा जो दूसरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते थे। माजी में हमने जब डिटाई देखते थे ना मुख्तलिफ लोगों के, हुकूमतों की, कि बहुत सारे लोगों को वो इंसाफ नहीं देना चाहते थे, तो वो उनके साथ तो ज़्यादती होती थी, लेकिन जब इंसानी हकूक़ के लोग बीच में पड़ते थे तो इंसाफ मिल जाता था। अब हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के लोग जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ाएँ हो गई हैं और उनके केस लगना अदालतों में कितना मुश्किल हो गया। हम पाकिस्तान के आगे जाने की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लोगों को उम्र कैद की सज़ाएँ हो रही हैं। पाकिस्तान में एजाज़ कम व बेश 5000 से ज़्यादा इस वक्त भी सियासी कैदी है मुख्तलिफ जेलों में, 9 मई के केसेस में और फलां। और फिर देखें एक पूरी पार्टी की लीडरशिप जो है, मरकज़ी लीडरशिप, वो जेलों में है। उस पार्टी के चेयरमैन, उनकी सियासत से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन 6-6 माह अगर किसी को मिलने ही ना दिया जाए, उनके केसेस ही ना लगें, तो ये सारी बातें जब तक होंगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे होगा? अच्छा खैर आसिफ, वो तो जो आईनी तरमीम आ गई है उसके बाद तो कहानी बदल गई है। मुझे ये बताएं कि आज ईमान मज़ारी की सालगिरह थी, तो कोई केक भी काटा गया? जी, तो आज फिर बड़ा इत्माम था। ईमान की अम्मी भी आई हुई थी, अच्छा। सीनियर वकला भी थे वहाँ पे, सहाफ़ी भी थे। ईमान की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया उनकी गैर मौजूदगी में। ठीक है, उनकी मुलाकातों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है एजाज़।
तो केक कटा, बड़ा एक मलाल का भी माहौल था, गो के सालगिरह एक खुशी का इवेंट जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उनकी वालदा भी वहाँ मौजूद थी। शीरी मज़ारी साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा बड़ी बाज़म और बाहिम्मत खातून है। कोई शक नहीं। और ये जो हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, आपको पता है इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री से वो लेके आई थी, इंफॉर्मेशन वाले नहीं ला रहे थे, तो हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हैं उनसे, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसानी हकूक़ के लिए खड़े होने वाले लोग आज जो हैं बिहाइंड दी बार्स हैं, और उनके जो केसेस हैं उनमें भी इंसाफ के पलड़े हमें झुके हुए नज़र आते हैं। अफसोस की बात है, अगर पाकिस्तान में ये चलन जारी रहेगा इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से, तो पाकिस्तान की तरक्की का जो ख्वाब हमें बताया जाता है उस पे ऊपर संजीदा सवालात उठते हैं, उसके ऊपर बड़ा जेन्युइन हमें एतराज़ होता है। कोई शक नहीं। आसिफ, यही आज के प्रोग्राम में? आज तो यही था। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshow777@gmail.com पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।